गाइड भी करना ना, हेल्प भी करना कि समझा दूँ क्या करना है। आपने अपनी चॉइस का, हर बंदा अपनी चॉइस का एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सेलेक्ट करे और मुझे ईमेल पे कंफर्म करे कि मैं ये वाला सिस्टम करना चाह रहा हूँ। अगर तो पहले किसी ने वो सिलेक्ट ना किया हुआ हो तो मैं ओके कर दूंगा उसको, अदरवाइज मैं उसे कह दूंगा कि नहीं ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है जी। और एग्जांपल जो मैंने आपको कुछ बताई है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम क्या हो सकते हैं, लाइक इन्वर्टेड पेंडुलम है विद पोजीशन कंट्रोल, इन इसके साथ मोटर लगी हुई और इन्वर्टेड पेंडुलम है तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल बन जाएगा। इसी तरह अगर आपका मैग्नेटिक लेविटेशन का इन्वर्टेड बन सकता है सिस्टम, कोई भी आप सिलेक्ट करें, उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग अभी आपका टास्क है, आपने करनी है उसकी, और उसको एक्सप्लेन करके समझ के फ्री बॉडी डायग्राम जो बना सकते हैं वो बना के वो आपने मुझे नेक्स्ट फ्राइडे तक सबमिट करनी है। मैं वो हेल्प पे जनरेट कर दूंगा असाइनमेंट आपकी टर्निटिंग बेस्ड। अस्सलाम वालेकुम। और इलेक्ट्रिसिटी आना हुई है जिसका से ये ब्रेकअप। वालेकुम सलाम। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जो मैं कह रहा था। वो ये कह रहा था कि आपने एक कोई भी अपनी ऑप्शन का एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सेलेक्ट करना है और मुझे ईमेल करके कंफर्म करना है कि वो आप, मैं एक बना लूँगा लिस्ट, उसमें लिखता जाऊँगा किस मतलब स्टूडेंट का कौन सा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम उसने सेलेक्ट किया है। फिर आपने उसको मॉडल करना है, मॉडल करेंगे अभी इस असाइनमेंट में। नेक्स्ट में जाकर जब अगर नेक्स्ट टास्क करेंगे ना कंट्रोल डिज़ाइन का, अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव पता क्या होगा, हम इसका कंट्रोलर डिज़ाइन करें। जो वेरी लास्ट असाइनमेंट होगी जब आप कंट्रोलर डिज़ाइन सीख लेंगे, उसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का आप फिर कंट्रोल डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम स्टेप्स में करेंगे, यानी पहले स्टेप में मॉडलिंग करेंगे हम सिस्टम की। कोई एक सिस्टम सेलेक्ट कर लें आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल। उसके बाद जब नेक्स्ट मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये वाला चैप्टर खत्म करके कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में टाइम रिस्पांस एनालिसिस शुरू कर दूं। अगर वो हो गया तो फिर इसी सिस्टम का जो आपने मॉडल किया होगा आप टाइम रिस्पांस एनालिसिस करेंगे। और फिर मैं आपको एक आर्डिनो पे एक थोड़ा छोटा सा लैब का टाइम लेके उसमें आर्डिनो पे आप रियल हार्डवेयर लगा के किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं, मैटलैब और आर्डिनो कनेक्ट करके, वो करवा दूंगा एक सेशन। अगर आप फिजिकल हार्डवेयर पे करना चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन सिमुलेशन बेस्ड तो हम लाजमी करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप जाके जो मॉडल बनाएंगे उस मॉडल को टाइम रिस्पांस एनालिसिस करेंगे। और फिर फ्यूचर में जब हम कंट्रोल डिज़ाइन मैं आपको पढ़ा दूंगा तो उस वक्त आप उसका कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे जो भी सिस्टम अभी आपने मॉडल किया होगा। तो यानी आपकी एक सीरीज़ शुरू हो जाएगी असाइनमेंट्स की जो बेस्ड ऑन दिस सिस्टम होगी। तो जो सिस्टम आप सेलेक्ट करेंगे उसी से आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट भी होती जाएंगी। तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा रियलाइज़ हो कि सिस्टम होते किस तरह के हैं और उनका मॉडल। अभी तो ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ मॉडल नॉन लीनियर होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमने अभी उस तरह नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन उस तरह सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी उसकी। फिर बाद में मैं आपको पूछूंगा भी इस पर क्वेश्चन भी। जब यही सर आप सीक्वेंस में चलते जाएंगे, अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन भी आपकी इसी पे बनेगी जिस पे आप कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे जिस सिस्टम के लिए। ठीक है, अगर आप लोग प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे तो फिजिकली तो फिर इस पे हार्डवेयर में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आप सॉफ्टवेयर या सिमुलेशन भी करेंगे यूजिंग सम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। सर जी। ठीक है जी जी सर ये इंटरनेट से हमें मिल जाएगी कोई भी टॉपिक, जो कोई भी सिस्टम में मिल जाएगा। हम 27-28 स्टूडेंट्स हैं क्लास के, तो ये इतने सिस्टम मिल जाएंगे। बहुत सारे हैं, तो आप फिक्र ना करें, आप करने वाले हो सही।
सर हम लिख के क्या क्या सर्च करेंगे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, हम मतलब उसकी एग्जांपल्स वगैरह इस तरह कुछ? जो मर्जी जिस तरह मर्जी सर्च करें। देखिए स्पेसिफिक तो नहीं मैं आपको बताऊंगा ना कि वर्ड के ये वर्ड सर्च करें, उससे स्पेसिफिक हो जाएंगे आप। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम किस तरह के हो सकते हैं, आप खुद भी देखेंगे आपको एग्जांपल मिल जाएंगी बड़ी। इसको किस तरह से इस तरह से लगा के ले हाँ नहीं, इसको साइड पे टेप लगा के ना अंदर लगाएं, टेप इसके अंदर वाली साइड नहीं, इधर इधर भी लगाएं ताकि ये बिल्कुल इसके साथ आ जाए। क्या नाम, ये डबल टेप से जाता है। पिक्चर खींच लेना एक, आपने कौन सा करके एक्सपेरिमेंट वीडियो बना रहे हैं, पिक्चर के लिए तो उसको कर लेना माउंट। अच्छा मैं बात ये कर रहा था कि आपने एक सेलेक्ट करना है, उसके बाद अभी तो करना शुरू करें ना, अभी वीकेंड तक आप, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना कि आप संडे तक मैक्सिमम संडे तक आप सेलेक्ट कर लें सारी क्लास, और मुझे कंफर्म उसे करेंगे आप लोग कि ये है मैंने ये सिलेक्ट किया है। और अगर पहले किसी ने साइन मतलब पहले इस काइंड ऑफ जिसने पहले सेलेक्ट कर लिया उसको साइन हो जाएगा, अगर कोई और बाद में आएगा तो उसको नहीं वो साइन हो पाएगा। दूसरे नंबर पे फिर आपने जो बाकी 5 दिन होंगे उसमें इसको मैथमेटिकल मॉडल वो भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन आपने खुद उसको अपने वर्ड में लिखना होगा। अगर प्लेजराइज्ड हुआ, कॉपी पेस्ट किया हुआ, तो आप तो टर्निटिन है, प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आपकी असाइनमेंट सबमिट होगी और वो प्लेजरिज्म होगा। अगर 50% से ज़्यादा प्लेजरिज्म हुआ, 50% अलाउ नहीं होता, नॉर्मली 20% मैक्सिमम है जो अलाउ होता है, 20 से लेस होना चाहिए प्लेजरिज्म जो आइडियली है। अगर 50% प्लेजराइज हुआ, इन दैट केस आपके 0 नंबर होंगे इस असाइनमेंट में, वो ऑनलाइन ही नंबर भी लगेंगे। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक सीरीज ऑफ असाइनमेंट इसी टॉपिक पे फिर आगे करते जाएंगे नेक्स्ट मतलब फ्यूचर में भी। तो आप उसकी फिक्र ना करें, आप अपनी ट्राई करें, आप एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सेलेक्ट करें। बड़े सिस्टम हैं, आप जितने सेलेक्ट करना शुरू करें, सिर्फ मोटर नहीं लेनी, आप प्योर बेसिक मोटर नहीं लेनी है आपने कोई भी। ठीक है सर कुछ बता दें ताकि हमें कुछ समझ लगे कि मतलब क्या चीज़ है। अगर आपने कहा मोटर नहीं लेनी, अब डीसी मोटर चाहिए एक, तो वो आपने कहा नहीं लेनी सिर्फ सर, इस तरह कुछ? मेरी बात सुनिए, मैंने मोटर की इसलिए कहा, मोटर की मॉडलिंग हमने कर ली है एज ए मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। अब आपने वो सिस्टम लेना जो मोटर में भी इन्वॉल्व हो उसके अंदर, लेकिन वो सिर्फ सिस्टम मोटर नहीं है। मेरी बात समझ आइए, लाइक इन्वर्टेड पेंडुलम पोजीशन कंट्रोल। आप इन्वर्टेड पेंडुलम देख लें, एक पेंडुलम होता है इन्वर्टेड होता है, एक नॉर्मल पेंडुलम ये होता है कि नीचे की तरफ उसका फ्री एंड होता है और हिंज पॉइंट टॉप पे होता है। तो पेंडुलम, इन्वर्टेड पेंडुलम मीन्स लाइक ह्यूमन, हम नीचे से अर्थ के साथ होते हैं और बैलेंस करते हैं, या आप एक स्टिक को उंगली पे रखते हैं अमूमन, या पेन को अपनी फिंगर की टिप पे रख के उसको आगे पीछे हाथ को मूव करके बैलेंस करते रहते हैं, वो खड़ी रहे सीधी रहे उसके ऊपर बैलेंस रहे। तो आप इस इन्वर्टेड पेंडुलम के साथ मोटर के साथ कनेक्ट कर दें तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बन जाता है। ये भी मेरी बात समझ आई है? या एक एग्जांपल है मैग्नेटिक लेविटेशन, आप एक मेटल बॉल को एयर में लेविटेट करें, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, वो इतना स्ट्रांग मैग्नेट होगा कि बॉल को ना मेटालिक सॉरी मेटल है तो अट्रैक्ट होने की वजह से वो उसके ऊपर मैग्नेट के साथ चिपकने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने मैग्नेटिज्म ने इस तरह कंट्रोल करना है उसकी एनर्जाइज इस तरह करना है कि वो ना चिपक पाए और ना नीचे गिर पाए ग्रेविटी की वजह से। वो आप देखेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा जब आप नेट से देखेंगे इसकी तरह की चीज़ें। ये मैं 2 एग्जांपल दिए, इसका मतलब नहीं सारे यही सर्च करनी शुरू करते हैं, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। बस आपने इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सेट करना है कोई। चलिए यार मैं अब टॉपिक पे आऊँ, ये तो बातें अब मैं लिख के भी भेज दूंगा आपको, ईमेल कर दूँगा, लेकिन मैं थोड़ा पहले डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा था क्या करना है आपने असाइनमेंट। और संडे तक आपने मैक्सिमम इसको करना है सिलेक्ट, फिर 5 डेज़ में आपने असाइनमेंट करके सबमिट करनी है। यस 2 रोल नंबर, 14 रोल नंबर, 16 रोल नंबर 10 मिनट लेट आए हैं आप। 2 सर 4 वो 6 वेट कर रहे थे, वो मैसेज नहीं था आया ज्वाइन क्लास का, तो पता ही नहीं चला, तो यार मुझे कल पता का चला। मैंने मैसेज रात जो मैंने आपको रात का नहीं मैसेज सर, किया हुआ है। अभी वो मुझे पता लग गया था इसलिए वेट कर रहा था, वो ज्वाइन द क्लास का मैसेज नहीं था आया, नहीं तो पता ज्वाइन नहीं तो लगा। क्लास का मैसेज करना लाजमी है जब आपको पहले पता कि इस वक्त क्लास होनी है।
ठीक है सर, आइंदा हो जाएगा। आपको नज़र आ रही है, स्लाइड शो हो रही है? जी सर, आ रही ना। अच्छा, मैं कुछ मैटलैब पे बात कर दूं। बाकी जो बुक है ना, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसमें मैटलैब की साथ साथ एग्जांपल्स भी हैं, उनको आप खुद भी ट्राई करें, ठीक है। और अल्टीमेटली आपने जो कुछ भी करना है मैटलैब के थ्रू ही करना है। लेकिन मैं कुछ ये जो बेसिक्स हैं उनको डिस्कस भी कर देता हूँ क्विकली। इसकी एग्जांपल आप बुक से देके खुद कीजिएगा, ठीक है। जी सर। एक कमांड है ZPK की, जीरोस पोल्स एंड कांस्टेंट जो है, ठीक है। इसके बारे में शायद मैं पहले कभी बात की है कि नहीं की। जीरोस पोल तो समझते ना आप? अगर आप लेट्स सपोज आपके पास एक सिस्टम आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं, और आप उस सिस्टम को इस कमांड ZPK के साथ लिखें, यहाँ पे जीरोस प्रोवाइड करें, यहाँ पे पोल्स प्रोवाइड करें, यहाँ पे कि K कांस्टेंट प्रोवाइड करें, तो एक आपको कंटिन्यूस टाइम एक ट्रांसफर फंक्शन बना देगा लाइक दिस S। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, S इंटू S+2 S+9 एंड S-10। तो एक पोल जीरोस का ट्रांसफर फंक्शन बना देगा अगर आप उसको इस तरह प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल उसकी ये है कि मैं इस सिस्टम को, ये सिस्टम के अंदर जीरोस कोई नहीं है, ठीक है, एम्प्टी मैट्रिक्स है, और पोल्स ये है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, कांस्टेंट 2 है, तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 2, मेरी बात समझिएगा काइंडली, और पोल आ जाएंगे S+1 पे, क्योंकि ये उधर लेके जाएंगे तो -1 आएगा, इंटू S+2 स्क्वेयर्ड, के दो पोल हैं -2 पे। ये जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस कमांड से देखिएगा, ये पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी समझ आइए? यस सर। इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, बुक से एग्जाम्पल, रेलिवेंट एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। चैप्टर में जो जो चैप्टर है उसमें रेलिवेंट ब्लू कलर का एक बॉक्स बना होगा साइड पे, लेफ्ट और राइट, आइदर राइट साइड, उस बॉक्स से देख इसको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एक और फंक्शन है रेजिड्यू। रेजिड्यू बेसिकली Yes, sir. पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यूज होता है। पार्शियल फ्रैक्शन आप करते हैं ना, तो आप लेट्स सपोज एक ट्रांसफर फंक्शन दे देते हैं जिसमें कहते हैं जी S² + 2S+1 S³ + 9S² + 9S+3, एक आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। इस ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर के कांस्टेंट्स, न्यूमरेटर में देखें दोनों का ऑर्डर सिमिलर नहीं है, ये थर्ड ऑर्डर है और ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, ठीक है ना। Yes, sir. तो आप इसको लिखेंगे नम न्यूमरेटर इज इक्वल टू, और इसी तरह मैं पहले एक डिनोमिनेटर लिख दूं ताकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थर्ड ऑर्डर का कांस्टेंट का वन है ना, थर्ड ऑर्डर का कांस्टेंट 1 है, यानी S3 का कांस्टेंट 1 है, S² का कांस्टेंट 9 है, स्पेस दे के 9 लिखें, फिर 9, S का कांस्टेंट 9 है, फिर स्पेस दे के 3 लिखें, ये S0 का कांस्टेंट 3 है। तो डिनोमिनेटर इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इसकी समझ आई है? सर रिपीट कर दे एक दफा। अच्छा, मैं दोबारा करता हूँ इसको लिख के इस तरह। मैं पहले नंबर पे उसके कांस्टेंट लिखूंगा जो हाईएस्ट ऑर्डर पोलिनोमियल है इसमें से, डिनोमिनेटर वाली या अदर फ्रैक्शन, यानी ये फ्रैक्शन प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, व्हाटएवर इट इज, किसी भी तरह की फ्रैक्शन हो, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना उसकी मैं लिखने लगा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ डिफाइन करना चाह रहा हूँ जो आपको बाद में इसके बाद पता लगेगी। तो मैं पहले डिनोमिनेटर की लिखूंगा, डिनोमिनेटर के जितनी पोलिनोमियल है इसके हर कंपोनेंट के कांस्टेंट लिख दें। S³ का कांस्टेंट क्या है?
कोएफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कोई बोले यार एस क्यूब का क्वेश्चन क्या है? 1 सर, 1 1। और एस स्क्वायर्ड का क्वेश्चन 9 स्पेस दें और फिर 9 लिख दें। फिर एस का ये इन सीक्वेंस है। अगर कोई टर्म मिसिंग हुई, लेट्स सपोज मैं एक और काम कर देता हूँ आपकी फॉर योर, ये समझे कि ये टर्म नहीं एग्जिस्ट करती, जी ठीक 0 है? लगा दें। वहां पे आप चले एस 0 मतलब एस का क्वेश्चन 0 मतलब है, तभी तो टर्म ठीक 0 हो है। गई है ना, ठीक है? जी सर, और एस ये एस रेज पावर 1 है, तो ये एस रेज पावर 0 होगी ना, जो टर्म वो 1 के बाद नजर नहीं आ रही है इसकी, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है? 3। तो ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का ये कोएफिशिएंट है, ठीक है? ठीक है सर। इसी तरह आप न्यूमरेटर के कोएफिशिएंट लिखें। न्यूमरेटर की कोएफिशिएंट आपने जो हाईएस्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल है उसी के रेफरेंस से लिखने हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में एस क्यूब कोएफिशिएंट नहीं एग्जिस्ट करता, वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, विच मीन्स कि उसका कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है। मेरा ये पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि दोनों पॉलिनोमियल के ऑर्डर सिमिलर करके यानी सिमिलर कंसिडर करके आपने क्वेश्चन लिखने हैं, समझ डिसिमिलर लग करके क्वेश्चन नहीं लिखने, वरना वो कंसिडर नहीं करेगा उसको। वही अगर आप जो जी अगर लेट्स सपोज आप क्या करते हैं कि 1 लिख देते हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अजम्पशन आप 1 लिख देते हैं, फिर वो ये समझेगा कि ये एस क्यूब का क्वेश्चन है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर ये है, ठीक है? जी सर। नेक्स्ट क्या आएगा 1 फिर? 2 और 10 यार कोई और आप कोई और बोले, आप ना बोले, कोई और बोले। 1 ये आ जाएंगे, ये सेमीकोलन से होता है कि ये क्वेश्चन ये कमांड टर्मिनेट होगी यहाँ पे, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो ये बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्वेश्चन डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है? फिर आप रेजिड्यू का फंक्शन कॉल करें और ये नम डैन इसमें कॉपी करें, तो ये आपको क्या देगा रिटर्न में? आर पी केस रेजिड्यू, अगर तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ रहे हैं ना? जी सर। क्या होती है इम्प्रॉपर? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं खुद ही पूछता हूँ। मुझे 31 रोल नंबर बताएं। हाँ, यस सर, जिसमें न्यूमिनेटर का कोफिशिएंट इक्वल हो या बड़ा हो कोएफिशिएंट, डिनोमिनेटर, सर उसकी कोएफिशिएंट, पावर ऑर्डर, कोफिशिएंट ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर, ऑर्डर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सिमिलर हो या या न्यूमरेटर उससे का बड़ा हो। ऑर्डर लेस हो, न्यूमरेटर का ऑर्डर लेस हो डिनोमिनेटर से, ठीक है ना? यस सर, सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। 21 रोल नंबर आ गया लेटर, हाँ वो ईमेल भी आ गई। 21 रोल नंबर पूरी यूनिवर्सिटी को आया, मुझे एचडी को फिर आया। क्या था 21 रोल नंबर क्या है? 21 रोल नंबर। यार मैं कोई आपको गलत बात कह रहा हूँ? अच्छा यार मैं ये पूछ रहा हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अभी वो 21 रोल नंबर ने लीव कर दिया। 20 रोल नंबर है कौन? काइंडली मुझे बताइएगा कौन है, मुझे नाम नहीं पता। हाफिज अबू बकर। तो लीव कर दिया है, मैंने पूछा क्वेश्चन तो।
मैं आपको कोई बुरी बात कह रहा हूँ या कोई गाली निकाल रहा हूँ जो आप छोड़ के चले जाएंगे इस तरह? जब मैं क्वेश्चन पूछूं आप लेक्चर छोड़ के चले जाए? आप लोग पर्सनली ना, ये जो एटीट्यूड है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप लोग होते यहाँ पे मेरे पास फिजिकली, फिर मैं आपको बताता कि एक इस तरह का एटीट्यूड किस तरह टॉलरेट किया जा सकता है। इसको कहें कि अब ये नेक्स्ट किसी क्लास में नहीं आ सकता, और मैं इसकी ना 3-4 एब्सेंट लगाऊंगा। ये रिकॉर्डिंग है, इसको याद रखिएगा अब, ये इस तरह करना। मैं कोई आप लोगों को बुरा भला कहता हूँ अगर आपको नहीं पता लगा या कोई मसला है? मैं तो जस्ट आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ डिस्कशन में, इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। 16 रोल नंबर, सॉरी 14 रोल नंबर, आप बताइएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का ऑर्डर लेस होता है डिनोमिनेटर से? नहीं सर, न्यूमिनेटर का ऑर्डर ज्यादा होता या बराबर होता है डिनोमिनेटर के? ठीक है, है। सही है। यस सर, यस। आप काइंडली यार इतना कीजिएगा, मेरे पे एहसान कर दीजिए करें कि कुछ टाइम बर्दाश्त कर लिया करें, क्लास पढ़ लिया करें और फिर जाया करें। कब तक आप इस तरह ऑनलाइन का, चलो अभी इंजॉय कर लेना, नेक्स्ट सेमेस्टर में तो फिजिकल या किसी वक्त आ ही जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा ये जो इस तरह के एटीट्यूड वाले लोग हैं ना, ये मैं 21 रोल नंबर ज़हन में रखूँगा। अब वो एक्सक्यूज़ देंगे मेरी बिजली बंद हो गई थी, मैं इसलिए चला गया था। अच्छा, तो वापस आता हूँ मैं बात पे, जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि आर क्या चीज़ है। ए टर्म पे मैं इस पे डिस्कस करना चाह रहा था, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। आर का मतलब होता है रेजिड्यू। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था ना? तकसीम करके। हाँ जी, लॉन्ग जी डिवीजन सर। करके, बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन करके। जब आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, क्वोशेंट में एक सर, तो जी क्वोशेंट में। नहीं, एक तो आपका है ना, ये न्यूमरेटर इधर आ जाएगा, नाम इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा, जी सर। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई होगा, एक आंसर आपके पास आएगा, कुछ रिमाइंडर रह जाएगा, यस सर। कुछ रिमाइंडर रह जाएगा जो फर्दर एलिमिनेट नहीं हो सकता, या अगर रिमाइंडर ज़ीरो भी हो सकता है, अगर यानी होल डिवीजन हो गई तो। अगर नहीं हो पाई तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा। तो आर में वो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी। लेट्स सपोज आपने एक इम्प्रॉपर को कन्वर्ट किया प्रॉपर किया, तो वो 2 आ गया रिमाइंडर में, ठीक है। तो आप फिर उसको जी सर। लिखेंगे 2 प्लस जो ये आंसर आया, वो जो भी यहाँ पे आपने डिवीजन का आंसर आया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। जी सर। तो ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है आर। और इस फ्रैक्शन के जो पोल्स एंड जीरोस होंगे, वो पोल्स आ जाएंगे, सॉरी जीरोस नहीं आएंगे, ये कांस्टेंट के ऊपर आ जाएगा, ये वाला जो के जिस तरह ऊपर था, ठीक है, या जिस तरह ये न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, ये वाला 2। इसकी समझ आई है? जी सर। अच्छा, मैटलैब के किसी भी फंक्शन को अगर आप समझना चाहें ना, तो इसका बड़ा इजी वे ये है कि आप मैटलैब के उस फंक्शन को मैटलैब की कमांड विंडो में, कमांड विंडो समझ रहे हैं ना? जी सर। जी कमांड विंडो में आप टाइप करें हेल्प, और अगर लेट्स सपोज ये ZPK लिख दें, एंटर करें, तो वो उसकी सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, साथ एग्जांपल भी आ जाएगी, लिखिए, ठीक है। ओके सर। जी सर। आप किसी भी यानी मैटलैब की कमांड को अगर आप समझना चाहें, या क्या उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहें, या उसको अंडरस्टैंड करना चाहें, तो वो आप उस तरीके से उसको पढ़ भी सकते हैं और एग्जांपल भी देख सकते हैं वहाँ से ही। और ये रेजिड्यू का फंक्शन बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन की तरह उसको सॉल्व करेगा। और ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट्स हैं जो आप
लिखते हैं लेट्स सपोज a1 ओवर s+2 a2 ओवर s+3, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ a3 ओवर s+4, ठीक है। ये तो पोल्स हो गए और ये उनके करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट्स आते हैं। यही आप फिर कन्वर्ट करते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्म में, इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं फिर इसे। ठीक है, जी ये सर। वो जी सर। ये वो कांस्टेंट्स इसमें आ जाएंगे के अंदर, एक वेक्टर आ जाएगा उसका। इसी तरह एक और कमांड ये टी एफ है ट्रांसफर फंक्शन की। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखें, ये वाला न्यूमरेटर लिखा और ये डिनोमिनेटर सॉरी लिखा आपने, तो टी एफ लिखेंगे तो आपको इस तरह की फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन प्रिंट कर देगा। ठीक है, यस सर। ये एग्जांपल कुछ गिवन है, इसको देख लीजिएगा। फिर आप प्लॉट करना आपको मैटलैब में आता है, पहले ही आता है मेरे ख्याल में। यस सर। अगर ये जो ट्रांसफर फंक्शन आप इसको करेंगे ना, तो ये प्रॉपरली प्रिंट होकर जब आएगा तो वो मैं आपको नॉर्मल तो आप इस तरह के व्यू करने के आदी है ना ट्रांसफर फंक्शन को इस फॉर्म में, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट जी सर। फॉर्म में प्रिंट करेगा। आप प्रेटी की कमांड देंगे, प्रेटी की कमांड जो है ना वो उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को उसी तरह प्रिंट कर देती है जिस तरह हम नॉर्मली यूज्ड टू होते हैं। ठीक है, यानी आपने टीएफ को सिस्टम में सेव किया है ना SYS के अंदर, आप प्रेटी सिस करेंगे तो वो इसी ट्रांसफर फंक्शन को इस फॉर्म में प्रिंट कर देगा। ठीक, यस सर। किसी का क्वेश्चन तो नहीं इससे रेलिवेंट? नो सर, क्लियर है। अच्छा, फिर नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट चैप्टर है। पहले हमने किया था जो भी मॉडलिंग इन एस प्लेन। अब नेक्स्ट टॉपिक है मॉडलिंग इन टाइम डोमेन। कंट्रोल सिस्टम जो है या कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन है, टू बेसिक टेक्निक्स हैं उसकी डिज़ाइन की। एक क्लासिकल मेथड है, ठीक है। क्लासिकल मेथड में हम ट्रांसफॉर्म डोमेन में डिज़ाइन करते हैं और ट्रांसफॉर्म डोमेन में ही सारा उसको ट्रीट करते हैं, और फिर उसके बाद जो क्लासिकल मेथड्स हैं उस तरीके से उसको डिफरेंशियल इक्वेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशन से ही हम क्या कहते हैं डिज़ाइन करते हैं उसको, कंट्रोलर को। तो क्लासिकल में एक तो वो एस प्लेन डोमेन डिज़ाइन है या फ्रिक्वेंसी डोमेन डिज़ाइन है। ये अभी आपको आइडिया नहीं होगा फ्रिक्वेंसी डोमेन डिज़ाइन का, ये एंड पे है। तीन डिज़ाइन के मेथड है, एक रूट लोकस डिज़ाइन है, एक फ्रिक्वेंसी डोमेन डिज़ाइन है और एक स्टेट स्पेस डिज़ाइन है। वो जब उस पर पहुँचेंगे तो फिर वो बात वो कर सकते हैं, अभी नहीं। तो जो मॉडर्न टेक्निक है वो या मॉडर्न मेथड है वो स्टेट स्पेस डिज़ाइन है, ये वाला मेथड। ठीक है, जब भी आप कंट्रोल डिज़ाइन करेंगे आइदर क्लासिकल मेथड से कर सकते हैं आप डिज़ाइन या मॉडर्न से करेंगे। हमारा क्योंकि बेसिक कोर्स है तो हम बेसिकली पहले नंबर पे तो इसी से करेंगे, क्लासिकल मेथड से करेंगे। ठीक है, और इफ़ टाइम हमारे पास स्पेयर हो पाया तो फिर हम मॉडर्न में भी करने की कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके सर। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टेट स्पेस। ठीक है, या स्टेट, व्हाट इज स्टेट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एलिब्रेट करना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं नोट पैड पे ना जाके बात करता हूँ, यहाँ पे नहीं ये बात हो सकती। नोट पैड की फाइल शो हो रही है आपको? यस सर। स्टेट, देखिए हर पर्सन, मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, हर बंदा
कभी भी सिमिलर मूड में नहीं होता। कोई कभी खुश होता है, कभी डिप्रेस्ड होता है, कभी वो मतलब किसी डिफरेंट तरह के मूड्स में टोन में होता है। सर ये जो फ्लक्स है इसके ऊपर आते हैं टेप लग नहीं रही। ऊपर नहीं लगानी है आपने यार, नीचे लगा के ना, या नीचे एक तो लगाई हुई है, नीचे लगी हुई है या एक वो लगा लें यार, टेप नहीं होती प्लास्टिक की, ऊपर इसके। हाँ रोल तक करके वो, और फिर यहाँ पे केबल भी लगाए ना, कनेक्शन भी करें। केबल तो वो लगानी है, लेकिन मसला ये है कि वो जो जब लगाऊंगा तो उससे बिना खुदा प्रोटेक्शन से टेप सामने नजर ना आए, चेक करें पीछे लगा के। सर ये तो लगाइए, इसके बैक साइड पे लगाइए हम, साइडों साइडों पे नहीं लगती, साइड पे नहीं लगती। जब नीचे लग रही है तो साइडों में क्यों लग रही सर है? वो भी उतर जाती है ना। अभी ये इसको ये देखिए, ये साइड की तरफ लगाइए फिर जाके हाँ वो ट्राई करते हैं दोबारा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं ना सोचता। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हर वक्त हर बंदा सेम मूड में या सेम टोन में नहीं होता। कोई बंदा किसी वक्त नाराज़ होता है, कभी खुश होता है, कभी जॉली मूड में होता है। डिफरेंट बिहेवियर चेंजेस आती रहती हैं हर बंदे में, ठीक है ना? Yes, sir. इसी तरह जो सिस्टम्स हैं, सिस्टम तो समझते हैं ना आप? सिस्टम तो मैंने आपको शुरू में बताया ही था ना। सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, शायद ये भी बात की हो, लेकिन अगर नहीं की तो दोबारा बोल देता हूँ। सिस्टम बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। जी सर, बताया था आपने। Yes, sir. तो डायनेमिक कौन सा सिस्टम होता है? सर जो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। जिसका रिस्पांस या आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहती, कभी भी स्टेशनरी फिक्स नहीं रहती, उसमें मॉडिफिकेशन होती रहती है, ठीक है? Yes, sir. और जो ठीक विद है। रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो इसका रिस्पांस है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टैटिक रहता है, ठीक है? लाइक अगर आप समझें एक पंखा है, वो चल रहा है, तो एक सिस्टम है, रोटेट हो रहा है, तो कभी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे आप उसका रिस्पांस सिमिलरली सेम स्पीड पे कभी भी नहीं मूव कर पाएगा। वेरियस फैक्टर्स हैं जो उसकी रिस्पांस को मॉडिफाई करते रहेंगे। लाइक अगर इंटरनल मोटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, हाई हो जाए, तो करंट कम फ्लो करेगी मोटर के अंदर, जो रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी वो कम होगी, कंपैरेटिवली इसकी स्पीड अल्टर होगी। इसी तरह अगर कोई डायनेमिक लाइक एयर फ्लो कर रही है अंदर, कमरे में विंडो ओपन है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, या कोई ऐसा इन्वायरमेंट है, तो फिर उसकी स्पीड भी वो नहीं हो सकती। कोई ना कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर उसकी रिस्पांस को, बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है? अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर है वो भी कभी स्टैटिक नहीं रह सकता। ये मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ वो ये, मतलब मेरा कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी भी सिस्टम का रिस्पांस कभी भी, मोस्टली सिस्टम का रिस्पांस कभी भी स्टैटिक नहीं होता, मेजरली डायनेमिक सिस्टम है, ठीक है? जब डायनेमिक सिस्टम है तो अगर अभी उसका रिस्पांस, लेट्स सपोज मैं कह दूँ फैन की स्पीड 200 आरपीएम है, ये अभी इसका रिस्पांस है, मे बी एक सेकंड बाद ये 201 हो जाए, या उसके बाद ये 198 हो जाए, ठीक है? तो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज या डिफरेंट बिहेवियर, रिस्पॉन्स मॉडिफाई होता रहेगा। इस रिस्पॉन्स को एट करंट टाइम पे हम कहते हैं स्टेट। इसकी करंट स्टेट ये है, बाद में ये स्टेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाएगी। यानी अगर लेट्स सपोज एक वेरिएबल है एक्स जो किसी सिस्टम के रिस्पॉन्स को शो कर रहा है, तो ये स्टेट उस वक्त बन जाएगा वेरिएबल जब आप उसको कह देंगे डी एक्स और डी टी, कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो किसी एक टाइम पे जो स्टेट है ये उसकी करंट बिहेवियर या करंट उसकी ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है उसकी, और उसी सिस्टम की ये तीसरी स्टेट है। स्टेट समझ आइए? यस सर।
सर अगर चेंजिंग ना यस है सर। तो फिर भी स्टेट ही कहलाएगी, सेम ही नहीं, होगा। वो स्टैटिक सिस्टम है, उसकी एक ही स्टेट रहेगी हमेशा, ठीक है सर। यानी वो चेंज नहीं हो रही ना। जी सर। और स्टेट में हर बंदा डिफरेंट स्टेट पे होता है, कभी कोई भी सिस्टम, बल्कि मैं तो एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, बड़ी इजीली ग्रैब कर सकते हैं आप, उसको इजीली समझ सकते हैं, इसलिए वो एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई भी सिस्टम हो, वो मतलब नेचुरली एग्जिस्टिंग मोस्टली सिस्टम जो है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। उनका रिस्पांस किसी ना, उनका बिहेवियर किसी ना किसी वजह से चेंज हो जाता है। तो एट करंट टाइम जो उसका बिहेवियर है वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जी सर। अब जो नोट पैड से वापस स्लाइड्स पे जा रहा हूं। अब जो वेरिएबल हम यूज करेंगे किसी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम कहेंगे स्टेट वेरिएबल, ठीक है। यस सर। और फिर उस स्टेट वेरिएबल के साथ मिलके हम सिस्टम की इक्वेशन जो लिखेंगे वो उसको कहते हैं स्टेट इक्वेशन, यानी हर स्टेट की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाएगी, ठीक है। और वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होगी स्टेट वेरिएबल की, तो उसको हम स्टेट इक्वेशन कहते हैं। मैं जी सर। एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के साथ इसको बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन हर स्टेट की फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यानी अगर आपके पास n डिमेंशनल, अगर लेट्स सपोज आपके पास है थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल सिस्टम, एक आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक मास डैम्पर की इक्वेशन है जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर्ड समथिंग और या एक्स ओवर डी टी स्क्वायर्ड, ठीक है। जी सर। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट मींस कि जब सेकंड ऑर्डर है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर से हम डिफाइन करते हैं कि इसकी कितनी स्टेट्स हो सकती हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ऑर्डर से हम डिफाइन करते हैं कि इसकी कितनी स्टेट्स हो सकती हैं, और फिर हर स्टेट के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो विच मीन्स कि कितने स्टेट वेरिएबल होंगे। अब मैं एग्जांपल दे रहा था सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, सही है। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में उसकी दो स्टेट्स होंगी, और उसके लिए हमें जो चाहिए होगी रिप्रेजेंटेशन के लिए दो स्टेट वेरिएबल चाहिए, ठीक सर। ठीक है। और हर स्टेट वेरिएबल एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा, या उसकी स्टेट इक्वेशन जिसको हम कहते हैं। सर जितनी स्टेट्स होंगी उतने ही इक्वेशंस होंगे, उतने ही वेरिएबल्स होंगे। हाँ जी, जितना ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, दोबारा मैं रीइटरेट करने लगा हूँ, अगर एन ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, या एन ऑर्डर सिस्टम है, मैं जिस तरह एग्जांपल दी थर्ड ऑर्डर, लेट्स सपोज एक और हम सिस्टम ले लेते हैं, जी थर्ड सर। ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम का ऑर्डर थर्ड है, तो मीन थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की 3 स्टेट वेरिएबल होंगे, ठीक है। और हर स्टेट वेरिएबल यस की सर। स्टेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर स्टेट इक्वेशन होगी, यानी 3 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, स्टेट इक्वेशन, ठीक है सर। जी सर। ठीक है। और अगर n ऑर्डर, अब जनरलाइज करूं, अगर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर सिस्टम है, अगर nth ऑर्डर सिस्टम है, मैं खड़ा होकर पढ़ाने का आदी हूँ इसलिए, और मैं इसमें ना अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं खड़ा हो गया हूँ, खड़ा होकर बोल रहा हूँ, तो मुझे साथ कलीग पूछ रहे हैं कि खड़े क्यों हो गए। मैं बैठ मैं थक गया हूँ, तो मैं खड़ा होकर आदि हूँ ना क्लास में खड़ा होकर पढ़ाने का, तो मैं इसलिए वो मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर, मैं तो nth ऑर्डर अगर सिस्टम हो तो दैट मीन्स कि n नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल होंगे, और n स्टेट इक्वेशंस होंगी फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक मेरी सर। बात समझ आई है? यस सर। ठीक है। और सर मेरा दिल नहीं कर रहा अभी, बिल्कुल है, अली साहब को बुला लें। सर इक्वेशंस होंगी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की। हाँ जी, मैं अभी कुछ करता हूँ एग्जांपल, आपको ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जनरल थ्योरी है ना, इसलिए बात इस तरह की लग रही है। अभी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, क्लियर आइडिया उसको तो मैं कोई एग्जांपल के साथ करूँगा। फिर इसी तरह
स्टेट इक्वेशंस होंगी, फिर इस तरह एक आउटपुट इक्वेशन होगी। आउटपुट इक्वेशन भी स्टेट वेरिएबल के साथ ही बनेगी और सिस्टम को इनपुट जो दे रहे होंगे, आउटपुट इक्वेशन मीन्स जो सिस्टम के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही होगी या आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। फिर इसी हम स्टेट वेरिएबल और स्टेट इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में शो करते हैं और वो इस तरह की फॉर्म में होता है, ये एक्स डॉट ए एक्स बी यू। मैं इनको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक एग्जांपल के साथ बात कर लूँ, फिर ये बात ज़्यादा इजी हो जाएगी समझनी, ठीक है। जी सर। मैं पहले जनरल एग्जांपल लेता हूँ, फिर स्पेसिफिक करूँगा इसको। अभी एक बड़ी बेसिक जनरल एग्जांपल लेता हूँ, मैं नोटपैड पे जा रहा हूँ। Let's suppose एक इक्वेशन है किसी सिस्टम की, मुझे इक्वेशन किसी स्पेसिफिक सिस्टम नहीं कह रहा, जनरल कह रहा हूँ। डी क्यूब वाई और डी टी स्क्वेड क्यूब सॉरी स्क्वेड नहीं, प्लस 9 डी स्क्वेड वाई और डी टी स्क्वेड प्लस 26 dy over dt plus 24y is equal to 24 r कह देते हैं, चलिए सही है जी सर। यस सर। अब ये किसी सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, उसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है मॉडलिंग के बाद। अब ये है थर्ड ऑर्डर सिस्टम। हाईएस्ट ऑर्डर, इसका जो हाईएस्ट डिफरेंशियल है वो थर्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, तो ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम Yes, की 3 स्टेट वेरिएबल होंगे, ठीक है, और 3 स्टेट इक्वेशंस होंगी। अब मैं इनके स्टेट वेरिएबल डिफाइन करूंगा। लेट x1 पहला वेरिएबल, ये वेरिएबल नेम है, कोई नाम दे ले, मैं जस्ट अपनी तरफ से एक नाम दे रहा हूं। लेट x1 इज इक्वल टू y, ठीक है। जी सर। और एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, x2 इज इक्वल टू y डेरिवेटिव। डेरिवेटिव अब इस तरह लिखने लगा हूँ, या अगर आप लोग कन्वीनियंट है नहीं तो फिर इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है। और लेट x3 इज इक्वल टू डी स्क्वेड वाई ओवर डी टी स्क्वेड। तो ये मैंने ना 3 स्टेट वेरिएबल डिफाइन किए हैं। 3 स्टेट्स, थर्ड ऑर्डर सिस्टम में 3 स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं, ठीक है। अब यूजिंग दीज वेरिएबल्स मैं स्टेट इक्वेशन बनाऊंगा 3। सर ये वेरिएबल्स हमने क्यों ऐड किए हैं? ये देखें, मैंने आपको बताया था, देखें इस तरह समझ लें, अब थोड़ा आसान तरह आपको लगेगा। आप डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट के एक ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक बॉल है, जी सर। ये यहाँ से मूव करके इधर आ गया, यस सर। तो डिस्प्लेस हो गया ना, इसको हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स। जी। यही अगर डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो तो इसको क्या कहते थे, एक और नाम दे देता वी, वेलोसिटी, ऐसे ही सर। सही है।
अब ये वेलोसिटी अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो, इसको एक और नाम दे देते हैं एक्सेलरेशन। यस सर। तो वेरिएबल्स को नाम तो दे रहे हैं ना इस तरह ही। अब एक्सेलरेशन एक नाम है, अदरवाइज एक वेरिएबल है, कोई ऐसी फिजिकल चीज तो नहीं है जिसको आप कहेंगे इसको नाम ये क्यों दे रहे हैं, ए क्यों कह रहे हैं, बी क्यों कह रहे हैं, जस्ट नेम किया हुआ ना। अब हर सिस्टम के अंदर इस तरह के नाम नहीं दिए जा सकते, फिर इसलिए हम आर्बिट्रेरीली खुद वेरिएबल कह देते हैं x1 x2 x3। आप कह लीजिए मुझे x नहीं जगह अच्छा लगता, मैं कह दूंगा मुझे z1 z2 z3, कोई भी नाम दे लें बस। ठीक है सर, समझ लगी। किसी को इसकी समझ ना आई हो, काइंडली थोड़ा मेरे हेल्प किया करें। मेरा मकसद आपको ये नहीं कि आपको अंडर एस्टिमेट करें, लेकिन काइंडली मुझे ये हेल्प आउट किया करें कि मैं आपको समझा पाऊँ अगर नहीं समझ आई तो। या तो समझ नहीं आई सबको, या सबको समझ आ गई है? नो सर, क्लियर है। क्लियर हो गया सर। तो मैं क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऐसा था जिसमें जी ये सर, तरह नाम ही दे सकता कि वी ए और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। मैकेनिकल सिस्टम में तो ये नाम है, उनको हम समझते भी हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा है जिसमें ये नेम नहीं दिए जा सकते, फिर हम आर्बिट्रेरी खुद वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। हम कह देते हैं कि जी ये पहला वेरिएबल है स्टेट वेरिएबल, ये दूसरा स्टेट वेरिएबल, या तीसरा स्टेट वेरिएबल है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मुझे स्टेट इक्वेशन बनानी है। अब देखें मैं इन वेरिएबल्स को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस करूं तो फिर देखिए क्या होता है। ये डबल डेरिवेटिव है ना, अगर मैं एक और काम करूं, यहां पे लिखूं dx3 ओवर dt, ये वेरिएबल मैंने डिफाइन किया ना, या इसको इस तरह और थोड़ा आसान और क्लियर करके लिखूं d ओवर dt x3, यानी इस वेरिएबल का डेरिवेटिव लें, x3 वेरिएबल का डेरिवेटिव लें, तो क्या हो जाएगा? अगर इस फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा ना d3y और dt क्यूब। जी सर। यस सर। सही है जी। अब मैं ये ना एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे रिप्लेस कर इस इक्वेशन में करने लगा हूँ। जो मेरा पहली टर्म है डी क्यूब वाई वाली, वो चेंज हो जाएगी डी एक्स थ्री ओवर डी टी। यही डिफरेंशियल इक्वेशन में जब मैं एक्स थ्री रिप्लेस कर दूंगा तो ये डी वाई ओवर डी एक्स थ्री ओवर डी टी आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 9x2, क्योंकि डबल डेरिवेटिव को मैंने नहीं डबल x3 सॉरी x3 स्टेट वेरिएबल स्टेट इक्वेशन में सिर्फ एक फर्स्ट ऑर्डर आ सकता है, दो फर्स्ट सॉरी एक सिर्फ डिफरेंशियल आ सकता है, मल्टीपल डिफरेंशियल नहीं आ सकते स्टेट इक्वेशन में। ये बात ध्यान में रखिएगा, आस्ते आस्ते आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ एक डेरिवेटिव वाली टर्म आ सकती है, बार बार डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं आ सकती। तो इसलिए मैंने इसको 9x3 कह दिया, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव था और डबल डेरिवेटिव को हमने x3 के इक्विवेलेंट कंसीडर किया हुआ है। ठीक है? यस सर। प्लस 26x2 आ जाएगा। 26x2 बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट भी बोले सर प्लस 24x1। हाँ जी बिल्कुल, प्लस 24x1 इज इक्वल टू 24r। ये r इनपुट है, यानी ये रेफरेंस इनपुट है, यानी रेफरेंस सिग्नल है जो इनपुट दी हुई है। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बन गई। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये वाली। जी सर। जी सर। और एक स्टेट वेरिएबल को यूज, एक स्टेट वेरिएबल की स्टेट इक्वेशन है, तो मैं इसको इस तरह अरेंज कर दूंगा। स्टेट इक्वेशन हमेशा इस तरह अब मैं इसको इस तरह लिखने लगा हूँ, x3 डेरिवेटिव लिख सकते हो ना, डॉट लिख देते चले, यस सर, इज इक्वल टू -9 चलो मैं इसको एक और ऑर्डर में अरेंज कर दें, -24x1 असेंडिंग ऑर्डर में लिखने लगा हूँ, -26x2 -9x3। तो ये एक स्टेट इक्वेशन बन गई है। 24r नहीं लिखना, वो भी लिखना, सॉरी 24r। ये पहली स्टेट इक्वेशन बन गई है।
क्योंकि फर्स्ट जी ऑर्डर सर। इक्वेशन है और बेस्ड ऑन स्टेट वेरिएबल और इनपुट है, और x3 स्टेट वेरिएबल की स्टेट इक्वेशन ये वाली है। ठीक है, अब वेरिएबल Yes, दो sir. और है, Yes. दो वेरिएबल और है, x2 भी और x1 भी, उनकी भी स्टेट इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उसको इस तरह कर सकते हैं, देखें अगर मैं कहूं इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिलाऊं इस तरह कि x1 का डेरिवेटिव ले लूं, x1 डेरिवेटिव से मुराद क्या है, dy/dt, यस सर। और वो x2 के इक्विवेलेंट है। बिल्कुल। तो यानी इन दोनों इक्वेशंस को मैं रिलेट करूं आपस में, तो मैं ये लिख सकता हूं ना इस तरह, x1 डेरिवेटिव इज इक्वल टू x2। जी सर। अब ये फर्स्ट ऑर्डर Yes. डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, है सर। तो ये दूसरी स्टेट इक्वेशन बन गई है। ठीक है, जी सर। इसी तरह आप इन दोनों को कंबाइन करें। x2 का डेरिवेटिव ले लेंगे। हाँ जी, x2 डैश इज इक्वल टू आ डेरिवेटिव इज जाएगा। इक्वल टू x3। यस सर। तो ये तीसरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तीन स्टेट इक्वेशन बन गई, तीन स्टेट वेरिएबल बन गए। ठीक होगा सर। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में शो करना है, जो वहां पे लिखा हुआ था वो मैं अभी आपको उसका लिखता हूँ, किसी को समझ ना आई हो। चलें, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन स्टेट इक्वेशन की है x डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। ये ए मैट्रिक्स स्टेट वेरिएबल के कोएफिशिएंट है और ये स्टेट डेरिवेटिव इक्वेशन के वैलिड पार्ट है, और बी इनपुट यू इनपुट है और उसके कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स में लिखूं अगर, तो ए मैट्रिक्स ये है, या मैं इसको सारे को कंप्लीटली लिखता हूँ, यहीं पे करता हूँ, इस तरह सही नहीं है, आपको फिर मसला ना। एक्स डेरिवेटिव की जगह पे आ जाएगा x1 डेरिवेटिव, x2 डेरिवेटिव, x3 डेरिवेटिव। इसकी समझ आई है? यस सर। Yes, sir. तीन स्टेट वेरिएबल। ए मैट्रिक्स लिखूंगा, ए मैट्रिक्स बाद में लिखता हूँ वो क्या है। फिर स्टेट एक्स, ए स्टेट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, x1, x2, x3। सही है? जी सर। यस सर। प्लस बी मैट्रिक्स बाद में लिखता हूँ, और साथ यू इनपुट है, यू इनपुट जो बेसिकली आर है वो लिख दिया। अब मैट्रिक्स देखना शुरू करें, x1 डेरिवेटिव की इक्वेशन देखें। x1 डेरिवेटिव इक्वेशन ये है, यही इक्वेशन है ना, ये वाली यस है, सर। ये वाली। इसमें x1 स्टेट वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 है, x2 स्टेट वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, और x3 स्टेट वेरिएबल का भी कोएफिशिएंट 0 है। तो यहाँ पे पहले आप x1 का कोएफिशिएंट लिखेंगे, x2 का कोएफिशिएंट लिखेंगे, x3 का कोएफिशिएंट लिखेंगे। x1 का कोएफिशिएंट 0 है, x2 का कोएफिशिएंट 1 है, x3 का कोएफिशिएंट 0 है। x1 डेरिवेटिव की सर ये इक्वेशन में, कैसे? x1 डेरिवेटिव की इक्वेशन में मैंने देखा है x1 स्टेट वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं ना करता x1 वेरिएबल, जी सर। तो मीन्स उसका कोएफिशिएंट 0 है, तो वो मैं लिख दिया इधर। जी इसमें x2 एग्जिस्ट करता है, उसका कोएफिशिएंट 1 है, वो 1 लिख दिया मैंने इधर। जी और इसमें x3 का कोएफिशिएंट भी 0 है, तो इसलिए 0 लिख दिया। जी इसकी समझ आई है? Yes, sir. 50 मिनट हो गए। x2 के सामने आप फिर दोबारा इक्वेशन लिखनी, x2 डेरिवेटिव।
तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे x1 के क्वेश्चन इस कॉलम में x1 के कोएफिशिएंट आ जाएंगे। ये मैं ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये वाले जो छोटे छोटे लिखे हुए हैं ये एक्चुअली आते नहीं हैं। समझ रहे हैं, एक मिनट मैं इसको रब करके दोबारा लिख देता हूँ। और ये पार्ट नहीं है इक्वेशन का, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस इसको लिख रहा हूँ कि इस कॉलम में आप x1 के क्वेश्चन लिखेंगे, इस कॉलम में आप x2 के क्वेश्चन लिखेंगे, इस कॉलम में आप x3 के क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है। तो अब x2 स्टेट इक्वेशन में जा, x2 वेरिएबल की स्टेट इक्वेशन में देखें क्वेश्चन, x2 स्टेट वेरिएबल की इक्वेशन ये वाली है। इसमें क्या आएंगे क्वेश्चन x1 का, x2 का और x3 का? 0 0 1। एग्जैक्टली। सर ये तो रो में नहीं आ रहे। नहीं, along column this मैं x1 वेरिएबल की इक्वेशन वैल्यू कांस्टेंट लिख रहा हूँ ना। इक्वेशन इस इक्वेशन के आ रहे हैं कांस्टेंट, लेकिन ये वाली रो, ये वाला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है x1 को, ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है x2 को और ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है x3 को। ठीक सर। इस इक्वेशन के अंदर ये कांस्टेंट लिखे हैं ना। जी सर। अब x3 स्टेट इक्वेशन को देखें, ये वाली, इसमें -24 है x1 का क्वेश्चन, -26 है और -9 है। ठीक है। यस सर। अब b देखें, r के अंदर, अब x1 इक्वेशन में इनपुट है ही नहीं, r है ही नहीं उस x1 में, x1 स्टेट इक्वेशन में नहीं ना r। जी सर, x1 में भी नहीं है, x2 में भी नहीं है, x3 में। x3 में है, x1 में भी कोएफिशिएंट 0 है, x2 में भी कोएफिशिएंट 0 है और x3 में इसका कोएफिशिएंट 24 है। 24। ठीक है। यस सर। तो इसको हम कहते हैं स्टेट इक्वेशन, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में स्टेट इक्वेशन ये है। अगर वैसे लिखूं तो ये स्टेट इक्वेशंस हैं और मैट्रिक्स स्टेट इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन ये है। इसकी समझ आ गई सबको? जी सर। अब दूसरी है आउटपुट इक्वेशन। मैंने एक बात की थी, आउटपुट इक्वेशन y इज इक्वल टू cx प्लस du। ठीक है। y रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को, इसीलिए तो ये स्टेट वेरिएबल में यहां पे देखें y आ रहा था ना। y रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को, c स्टेट वेरिएबल का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये d इनपुट का स्टेट वेरिएबल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, x की जगह पे फिर आ जाएगा x1 x2 x3। ठीक है। अब मुझे चाहिए ऐसी इक्वेशन जिसमें y के इक्विवेलेंट कुछ स्टेट वेरिएबल हो। सिर्फ ये वाली इक्वेशन ऐसी है जो y आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है स्टेट वेरिएबल के साथ रिलेट करके। नहीं तो यही है ना, बाकी तो सारे डेरिवेटिव के साथ टर्म्स हैं। y आउटपुट वेरिएबल है तो y इज इक्वल टू x1, यानी मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू x1। जी सर। जी तो सर। सिर्फ आउटपुट की एक इक्वेशन है ना। यस सर। इसमें कोएफिशिएंट सिर्फ x1 का है, बाकी दोनों कोएफिशिएंट 0 0 हैं। जी सर। तो मैं यहाँ पे इस तरह लिख दूंगा 1 0 0। ठीक है। और इसमें उसी इक्वेशन, जो इक्वेशन है वो ये वाली है जिसको मैंने यहाँ ये लिखा, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। और y इज इक्वल टू x1 स्टेट इक्वेशन थी, आउटपुट इक्वेशन थी,
जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में। इसमें ना तो जी सर। आर एग्जिस्ट करता है, जब आर एग्जिस्ट इनपुट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो डी भी 0 0 है सारा। जी सर। ठीक है सर तो x2 और x3 की नहीं देखनी हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स? नहीं, मेरे पास इक्वेशन आउटपुट की है ही एक, तो उसी के क्वेश्चन लिखने हैं ना। मैं कोई याद नहीं रहा मुझे, कर देता हूँ कॉपी, आप इधर फिर जाते जाते लेते जाइएगा। ये इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। तो जी सर। ये टर्म जो है ना, ये टर्म सारी की सारी रिमूव हो जाएगी क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती इनपुट इसमें। तो आपके पास आउटपुट इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा 1 0 0 x1 x2 x3, ये आउटपुट इक्वेशन है। अब ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया बताया है कि स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, स्टेट इक्वेशन क्या होती है और आउटपुट इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब मैं इसको फिजिकल सिस्टम के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर। मैं ना वापस जाता हूँ। ये 10:35 रूल में आप लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? 35 तो स्लाइड नजर आ रही है आपको? जी सर। जी। तो आप अगर स्टेट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करें ना, इस तरह वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करें, तो ये जो स्पेस है ना जो इसके वेरिएबल कवर कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्टेट स्पेस। ठीक है, और स्टेट वेक्टर, ये बात थोड़ी और ज़्यादा जाके और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। स्टेट वेरिएबल क्या तो बता दिया मैंने आपको, और वेक्टर स्टेट वेक्टर है जो मैंने अभी एक्स का वेक्टर लिखा था, x1 x2 x3, स्टेट वेक्टर वो है। और फिर वो वेक्टर अगर कोई इसकी वैल्यूज चेंज होती है, स्टेट वेक्टर ट्रेजेक्ट्री, ये कुछ जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये बाद में जब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। अभी जस्ट आपको जो चीज़ समझ आ जानी चाहिए वो स्टेट वेरिएबल, स्टेट इक्वेशन, इनपुट ये जो है स्टेट इक्वेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर दी है और आउटपुट इक्वेशन भी कर दी है। सही है। अब ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल, जी सर। ये है सिस्टम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इसको स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन इसकी ड्रा करनी है। मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। पता क्या, एक तो 4 बज गए हैं और दूसरे नंबर पे आप लोग अभी आज हैं ही 14 बंदे 28 में से, आधी क्लास नहीं है। जी सर। वो फिर जब मैं ठीक नेक्स्ट है। शुरू करूँगा ना, वो फिर मुझे बड़ा ज़रा मसला होगा। और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक में कोई थोड़ा पुशअप करूँगा, ये जल्दी ख़त्म हो, लेकिन चले जोड़ पे टाइम लगना ही लगना है। ठीक। यहीं पे आज मैं लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ फिर, क्योंकि वो टाइम, या अगर फर्दर करता हूँ तो एक एग्जांपल वो कर दूंगा, लेकिन मुझे उनको भी फिक्र है जो 14 बंदे हैं नहीं। अभी आप लोग जाइएगा, मैं